हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मॉडर्न फिजिक्स के पहले लेक्चर में मैंने आपको फोटोन की सारी प्रॉपर्टी एक एक करके समझाई थी जो इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति मतलब ड्यूअल नेचर के बारे में बात करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। फटाफट से फोटोन की जो प्रॉपर्टी थी हम इस बार रिवाइज कर लेते हैं। फोटोन का ऊर्जा होता है बेटा HF। प्रकाश एक फोटोन का कलेक्शन है, तो प्रकाश की कुल ऊर्जा होगी रेडिएशन की NHF, जहां पे N होगा नंबर ऑफ फोटोन। एक कण की जो ऊर्जा होती है HF, और सारे प्रकाश की जो ऊर्जा होती है बेटा वो होती है NHF। पहली बात ये समझ आ गई। दूसरी बात, इसका विराम द्रव्यमान होता है शून्य, गतिक द्रव्यमान होता है। अब बच्चे को समझने में दिक्कत आती है, सर विराम द्रव्यमान शून्य क्या होता है। यह हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, फोटोन को हम विराम में नहीं ला सकते हैं, हमने माना है। और गतिक द्रव्यमान उसका होता है, याद है कितना होता है, संवेग से निकालो, E बराबर PC निकाला था, E बराबर PC रट ले, तो P बराबर E/C, और संवेग को लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू वेग, तो MC, तो MC इज इक्वल टू E/C, तो M इज इक्वल टू मूविंग द्रव्यमान। कई बार पूछते हैं बेटा, तो मैं E बराबर PC याद रखना है, तो P बराबर E/C हो जाएगा, और P को हम MC लिख सकते हैं, तो M इज इक्वल टू E/C स्क्वायर, E/C स्क्वायर। आवेश कितना होता है फोटोन का, शून्य। इसकी तीव्रता कितनी होती है, तीव्रता होती है कुल ऊर्जा बटा कुल क्षेत्रफल इंटू समय। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक स्रोत का आवृत्ति नियत रहता है, तो तीव्रता का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन। तीव्रता का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन। इसका आवेश होता है शून्य, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यह डेविएट नहीं होता। ठीक है, आइए फटाफट से हम प्रकाश विद्युत प्रवाह स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम इन सारे के बारे में बात कर चुके थे कि लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1887 में हर्ट्ज ने, और 1892 में लिनार्ड ने। और उस समय तक हम प्रकाश को तरंग ही मानते थे, इसलिए पूरी दुनिया तरंग मान के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाई। तरंग से तरंग कैन नॉट एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। तो आइंस्टाइन आते हैं और प्रकाश का कणीय प्रकृति का यूज करके 1920 में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो देखिए, किसी भी धातु पर जब यह प्रकाश आके गिरता है, क्या गिरता है बेटा, प्रकाश। कोई सा भी प्रकाश, नहीं, ऐसा प्रकाश जिसकी ऊर्जा कुछ फिक्स नियत होनी चाहिए, मतलब कुछ मिनिमम ऊर्जा होनी चाहिए। अब बहुत ही ज्यादा मिनिमम है तो नहीं हो जाएगा, एक क्रिटिकल एनर्जी होनी चाहिए। उस एनर्जी से कम अगर प्रकाश की ऊर्जा है तो फोटोन नहीं निकलेगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी हिट्स अ मटेरियल, देन इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये गलत लिखा है थोड़ा यहां पे, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है बेटा, फोटॉन्स आता है, लाइट आता है, और लाइट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे यहां पे प्रकाश गिरता है तो यहां से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात, हमने यह भी समझा था कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन खुद ही क्यों नहीं निकल पाता, तो नहीं, उसको निकलने के लिए एक मिनिमम ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं कार्यफलन। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तो पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इस कार्यफलन का मान हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। और ये धातु के प्रकृति पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है बेटा, धातु के प्रकृति पे निर्भर करता है। हालांकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार लिख ले तो कोई खास बुराई नहीं है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यह प्रकाश के निर्भर नहीं करता, यह धातु के प्रकृति पे निर्भर करता है। अब इतनी ऊर्जा हम कैसे दे सकते हैं, तो कई तरह के प्रकार है जिस ऊर्जा देने के। जैसे हम उष्मा के फॉर्म में ऊर्जा दे सकते हैं, जिसको हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। अगर हम विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा दे, उसको हम फील्ड इमिशन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जाए, मेटल पे टकरा के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, उसको हम सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। और यह है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन इतना ऊर्जा हम लाइट से देते हैं। किससे देते हैं, लाइट्स और फोटोन से देते हैं, जिसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है सर,
अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। हां, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सबसे पहली कंडीशन कि गिरने वाले प्रकाश की जो ऊर्जा है वो अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और ये ही वो कंडीशन है जो लोगों को लग रहा था ये कंडीशन होना चाहिए, और इसी को तरंग की प्रकृति से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में ये कंडीशन ही गलत है। ये गलत कंडीशन है, गलत कंडीशन है। सर इसमें क्या गलत कंडीशन है? यही तो आपने बताया कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो उतनी सफिशिएंट होनी चाहिए और उसकी ऊर्जा कार्यफलन के बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, यही तो वजह है जिससे तरंग की प्रकृति इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आइए मैं बताऊं, ये गलत है, कंडीशन ही गलत है। और कई किताबों में बेटा ये लिखा हुआ है। आश्चर्य की बात तो ये है कि कई किताबों में ये लिख देते हैं कि प्रकाश की ऊर्जा इससे ज्यादा होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये कंडीशन ही गलत है बे। इसी वजह से तो बता, प्रकाश विद्युत प्रभाव तरंग की प्रकृति को, प्रकाश के तरंग की प्रकृति को मान के एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। गलत है ये। सुन कैसे, ये मान ले धातु है, धातु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आया प्रकाश, ठीक है, प्रकाश आया। अब साहब प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा है 10 का पावर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ले तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेता हूं, और कार्यफलन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन है 1 इलेक्ट्रॉन, माना है बेटा, केस माना है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलनी चाहिए लेकिन नहीं निकल रहा था और इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कोई। निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए बता? कार्यफलन कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रकाश के रेडिएशन की ऊर्जा कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल जानी चाहिए, हां, लेकिन नहीं निकल रहा था निकल ही नहीं रहा था, एक्सपेरिमेंट ही नहीं निकल रहा था। सर ये तो प्रकाश की ऊर्जा ज्यादा होगी कार्यफलन से, तो निकलना चाहिए ना, निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? इसको एक्सप्लेन कैसे किया? तो कण मान के बोला कि प्रकाश इज अ कलेक्शन ऑफ बहुत सारा छोटा छोटा कण जिसको हम कहते हैं फोटोन। और मान लीजिए कि इसमें 100 फोटोन है। कितने फोटोन है? 100, एग्जाम्पल के तौर पे मान तो 100 अगर फोटोन हो गए तो हर एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा टोटल है, और 100 से भाग दोगे तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटोन की ऊर्जा तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। और बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहां से निकल पाएगा? मतलब क्या फोटोन निकालता है 1 इलेक्ट्रॉन को? हां, कभी प्रकाश नहीं निकालता। तो सही कंडीशन यह होगा कि जो फोटोन की ऊर्जा है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो ज्यादा या बराबर होनी चाहिए कार्यफलन से। यह सही कंडीशन है, असल में यह सही कंडीशन है, तो ये कौन कंडीशन किसने डिफाइन किया था? आइंस्टाइन ने। असल में आइंस्टाइन समझाया कि तुम कहां पड़े हो चक्कर में, इधर आओ। प्रकाश कभी भी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं करता। प्रकाश में बहुत सारे छोटे छोटे से कण होते हैं और एक एक कण इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। तो एक कण की, एक फोटोन की ऊर्जा अगर कार्यफलन से ज्यादा है तभी फोटोन निकलेगा, नहीं तो यहां से निकल नहीं पाएगा। बताओ फील आया कि नहीं है एकदम? अब देखो, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी लिख सकते हैं हम? एचएफ लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी फोटोन की लिखो या प्रकाश की लिखो, एक ही बात है। इसलिए तो लोग वहां पे कंफ्यूज हो गए थे। प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी। फोटोन, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रकाश रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही एक एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इसकी तुलना हम फाई से कर रहे हैं, तो फाई को भी हम मान के लिख रहे हैं। हालांकि एचएफ फॉर्मूला सिर्फ फोटोन के लिए सही है, लेकिन कार्यफलन से तुलना कर रहे हैं हम, तो हमें यहां पे यह बताना है कि फोटोन की ऊर्जा इस पर्टिकुलर ऊर्जा से या इसकी देहली आवृत्ति से ज्यादा होना चाहिए। तो फाई को हम एच एफ नॉट लिख देते हैं देहली आवृत्ति के कंपेयर में, तो एच से एच कट जाता है। तो प्रकाश की जो आवृत्ति होनी चाहिए वो देहली आवृत्ति से बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। या तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होना चाहिए देहली आवृत्ति से। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होना चाहिए देहली आवृत्ति से। बताओ फील आया इसकी? बहुत बढ़िया बेटा। और नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा लिनार्ड एंड हर्ट्ज का सेटअप। यह लिनार्ड एंड हर्ट्ज का सेटअप है। आइंस्टाइन का इसमें कोई रोल नहीं। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजा नहीं था, उसको एक्सप्लेन किया था।
तो हम आपको पढ़ाने का सीक्वेंस पहले बता दें। हम सबसे पहले आपको लिनार्ड एंड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट समझाएंगे और उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो रिजल्ट आया था उसको हम समझाएंगे। फिर आइंस्टाइन को लाएंगे, वो एक्सप्लेन करेगा, मैं नहीं करूंगा, आइंस्टाइन करेगा। मेरी बात सुन ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। एक एक चीज ऐसा समझाऊंगा ना कि तुम्हें आइंस्टाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू बोलेगा अरे आइंस्टाइन ने ऐसे बोला था, सब सही है। तुमको हर एक चीज क्लियर क्रिस्टल दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि थोड़ा सा लिनार्ड एंड हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था उसको समझे। एक्सपेरिमेंट में उसने एक वैक्यूम ट्यूब लिया जिसके अंदर हम कहते हैं कि निर्वात है। क्या है बेटा? ये निर्वात है, कोई वायु नहीं है। यहां से लाइट फॉल किया, विंडो ग्लास होता है, यहां पे लाइट, यहां से प्रकाश गिर रहा है, यहां पे क्या गिर रहा है? प्रकाश गिर रहा है। इसमें प्रकाश की एक फोटोन की जो ऊर्जा है कार्यफलन से ज्यादा होगी, वो यहां पे मेटल सरफेस से गिरेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सर इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा? तो 90% बच्चों को समझ आता है सर आगे जाएगा। क्यों जाएगा आगे? किसने यहां पे फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन को बोला था कि तू आगे निकलना? नहीं, वो हर तरफ निकलेगा बेटा, ध्यान से समझना। हर तरफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किसने बोला आगे जाएगा? सर हमने किताबों में पढ़ा आगे जाता है। गधा है तू, एकदम गलत किताब पर मत पढ़। हर तरफ निकलेगा। और मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 10 निकल रहे हैं। अब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहां थोड़ी ना पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर भाग गया, वो आगे थोड़ी ना जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल के पीछे भाग रहा है साला। इलेक्ट्रॉन निकल के उसकी एनर्जी कुछ कम रही होगी, नीचे लुढ़क गया। तो 10 में से मान लो कि 4-5 इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच रहे थे। तो 4-5 इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेंगे। एनोड प्लेट है। अब यहां से मैंने एक सर्किट जोड़ दिया, ये क्लोज लूप बना दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कैथोड प्लेट पे आना चाहेगा तो क्लोज लूप में करंट फ्लो करेगा। इसकी धारा को हम यहां से माप लेंगे। एमीटर इसलिए लगाया मैंने। यहां से क्या माप लेंगे? धारा माप लेंगे। तो सबसे पहला जो ग्राफ लिनार्ड एंड हर्ट ने बनाया वो फोटो करंट वर्सेस ईएमएफ के बनाया। मान लीजिए कि यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और मैंने यहां पे कोई बैटरी नहीं लगाई। एग्जांपल के लिए देखो, ये वेरिएबल साइन एरो दिख रहा है ना, एरो का मतलब होता है परिवर्तित विभव। मान लो यहां पे कोई बैटरी नहीं लगा, सीधा तार जोड़ दिया। जब सीधा तार हमने जोड़ा तो भी 4 इलेक्ट्रॉन अपनी स्वेच्छा से प्लेट तक पहुंच रहे थे। जैसे मान लो 10 निकले तो 10 में से 2 इधर गया, 2 ऊपर गया, 2 नीचे गया और 4 आगे गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था। तो बिना विभव के भी 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ धारा मिलेगी। अब मैंने क्या किया कि 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। जैसे ही मैंने यहां पे 10 वोल्ट का बैटरी लगाया और पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखा था कि इधर हाई इधर है, लो इधर है। तो 10 पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखा है, नोड पॉजिटिव प्लेट होता है, ये निगेटिव प्लेट होता है। तो इसके निगेटिव प्लेट होने की वजह से तभी तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है और फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। देखो पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता इसकी अनंत नहीं है। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो 10 वोल्ट के विभव की वजह से 4 की वजह से यहां पे 4 के बजाय यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 के कारण धारा आई मिल रहा था। देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है? देखो ईएमएफ ऑफ द बैटरी 0। तो भी 4 इलेक्ट्रॉन अपनी स्वेच्छा से पहुंच रहे थे। थोड़ा सा 10 वोल्ट का विभव लगाया तो थोड़ा सा धारा बढ़ा। 20 का लगाया तो 6 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। ऑब्वियस ही बात है बेटा, जैसे जैसे पोटेंशियल की क्षमता बढ़ाओगे अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। जब मैंने 30 लगाया तो 7 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। 40 लगाया तो 8 पहुंचे। 50 लगाया तो 9 पहुंचे। 60 वोल्ट लगा दिया तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे विभव बढ़ाता जाऊंगा धारा बढ़ता जाएगा, धारा बढ़ता जाएगा, धारा बढ़ता जाएगा। और मैंने 60 वोल्ट कर दिया तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। एग्जाम्पल के तौर पे 10 इलेक्ट्रॉन माना था, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, 20,000 निकल रहे होंगे, 20 मिलियन निकल रहे होंगे। तो अगर पोटेंशियल यहां पे सफिशियंट लगा दोगे विभव, इतनी विभव लगा दिया आपने, 50, 60, 70 वोल्ट लगा दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो पीछे भाग रहा था वो भी पॉजिटिव प्लेट पे की वजह से अट्रैक्ट होकर इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पोटेंशियल की वजह से कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए। तो जितने निकल रहे थे वो सारे पहुंच गए। अब खुद थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितने प्रकाश की वजह से बाहर निकल रहे थे ना, इधर उधर भाग रहा था, सबको आगे खींच लिया सफिशिएंट पोटेंशियल पे। अब कितना भी विभव आप बढ़ा लो धारा नियत हो जाएगी। इसी नियत धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा, मतलब सेचुरेशन करंट। SATU। अच्छा इसको आराम से लिखता हूं, देखो सेचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। अरे वाह, आप कह सकते हो कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ था कि 30 वोल्ट पे सारे पहुंच गए या फिर 10 वोल्ट पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अरे भाई, पहला दिक्कत तो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ना वो हर दिशा में निकलता है। तो जो सामने सामने निकला वो पहुंच गया जल्दी, जो पीछे जा रहा तो आगे कैसे पहुंचेगा? तो पीछे वाले को खींचने में ज्यादा शक्ति लगेगी। दूसरी बात एक और है, एग्जैक्टली पीछे नहीं, इधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता। निकले हुए सारे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होती है। सर आने वाले फोटोन की ऊर्जा सबकी एक होती है।
आने वाले सभी फोटोन की ऊर्जा एक समान है, सभी फोटोन की ऊर्जा एक समान है, सभी फोटोन की ऊर्जा। अगर आप प्रकाश का कणीय प्रकृति माने तो प्रकाश क्या है, फोटोन का कलेक्शन, तो सभी फोटोन की ऊर्जा समान है। सर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग क्यों हो जाती है? यहां पे भीड़ लगा हुआ, मेला लगा हुआ इलेक्ट्रॉन का, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हो सकता है दूसरा उसको पकड़ ले, अरे भैया कहां जा रहे हो, रुक जाओ ना, टकरा जाए उससे, तो उससे एनर्जी लूज कर देता है। खूब सारे इलेक्ट्रॉन हाथा भाया, जैसे 10 लोगों को इस रूम में बंद कर दूं, ठीक है, और सबको बोलूं कि आंख आंख में पट्टी बांध दूं मैं सबके, और बोलूं कि गेट से बाहर निकल, तो एक आदमी भागेगा और दूसरे को लगा गेट इधर है, वो उसको धक्का मार के इधर भगा देगा। मेरी बात समझ रहा है? 10 लोगों को रूम में बंद कर दूं मैं और बोलूं कि गेट खोल दिया, पट्टी बांध दूं आंख पे और बोलूं बाहर निकल, तो इधर तो भागेगा, रैंडम मोशन होगा। तो फोटोन की ऊर्जा तो समान है, फोटोन ने तो समान ऊर्जा दिया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेने के बाद रैंडम मोशन में भागा तो एनर्जी कुछ लूज कर देगा, तो निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होती है। अब लिनान एंड हर्ट्ज ने क्या किया कि ऐसा किया कि हम बैटरी के पोलैरिटी को उल्टा कर देते हैं, मतलब उधर निगेटिव कर दिया। जैसे बैटरी की पोलैरिटी को इधर निगेटिव करूंगा मैं, तो होगा क्या सर, निगेटिव करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे थे उसमें से सबसे कम ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तुरंत से रुक जाएगा निगेटिव पोटेंशियल करते ही, मतलब तुरंत से बेचारा जैसे तैसे पहुंच रहा था वो तुरंत से रुक जाएगा। तो कुछ पोटेंशियल पे एक इलेक्ट्रॉन और रुक गया। थोड़ा सा और निगेटिव पोटेंशियल करोगे तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, थोड़ा सा और निगेटिव पोटेंशियल करोगे तो 4 में से 3 रुक जाएंगे, और थोड़ा सा और निगेटिव पोटेंशियल करोगे तो सारे रुक जाएंगे। और जिस विभव पर सारे के सारे, जिस विभव पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं सैचुरेशन धारा, मतलब संतृप्त धारा। संतृप्त धारा IS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ मिला लिनार्ड एंड हर्ट्ज को। ये ग्राफ किसको मिला? लिनार्ड एंड हर्ट्ज को। लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने दूसरा ग्राफ भी बनाया। कहां गया भैया? अच्छा, दूसरा ग्राफ ऐसा बनाया कि उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, हम ना जो प्रकाश फॉल हो रहा है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन निकला, उसका धारा तथा ईएमएफ का ही ग्राफ बनाते हैं, लेकिन ग्राफ को अलग अलग आवृत्ति पे। देख अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, पढ़ा नहीं रहा अभी तुम्हें, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं जो लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने किया था। उसकी आवृत्ति हम परिवर्तित कर देते हैं। आवृत्ति क्या कर देते हैं? परिवर्तित। ठीक है सर, आवृत्ति परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता नियत रखते हैं। सर आवृत्ति परिवर्तित का क्या मतलब है? मतलब हमने प्रकाश का जो रेडिएशन फॉल कर रहा था तो पहले मैंने किसी एफ आवृत्ति का किया, एफ आवृत्ति का किया, फिर मैंने आवृत्ति दुगुनी कर दी, फिर मैंने आवृत्ति 3 गुनी कर दी, लेकिन मैंने किसी तरीके से तीव्रता को नियत रखा है। ये एनसीईआरटी में ऐसे ही ग्राफ, तीव्रता को हमने किसी तरीके से नियत रखा है। तो जो हमें ग्राफ मिला वो समझिएगा, ग्राफ कैसा मिला? ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला, ये किसी आवृत्ति पे मिला F1 पे। जब हमने दूसरे आवृत्ति पे बनाया तो दूसरे आवृत्ति पे ग्राफ ऐसा मिला। सर ये कर कैसे सकते हैं? पहले तो ये बताओ सर, कई बच्चे पूछते हैं, हम बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। सर हम ये कर कैसे सकते हैं? कर ऐसे सकते हैं, देख आवृत्ति कैसे हम बढ़ा सकते हैं। मान लो कि हम पहले ना बंदूक चला रहे हैं और हमारे बंदूक से ना एक साथ 6 गोली निकलता है, ठीक है, एक साथ 6 गोली निकलता है, और 6 के 6 गोली की जो एनर्जी है, 6 के 6 गोली की जो एनर्जी है वो कुछ है F। अब हमने क्या किया कि हम दूसरा बंदूक लाए जिससे नंबर ऑफ फोटोन, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन तो उतने सॉरी गोली तो उतने ही निकल रहे हैं, लेकिन हर गोली की एनर्जी बढ़ गई। मतलब आवृत्ति बढ़ने का मतलब क्या होता है कि हर एनर्जी बढ़ गई। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन निकलने वाला गोली उतना ही था, तो निकलने वाले फोटोन उतने ही थे, नंबर ऑफ फोटोन को सेम रखा। और हमने क्या किया कि आवृत्ति को बढ़ाया। मैंने आवृत्ति को घटाया, आवृत्ति को एक काम किया कि हमने घटा दिया। जब आवृत्ति को घटाया और तीव्रता को नियत रखा तो ये ग्राफ मिला। मतलब ये कुछ V01 पे मिलेगा, ये कुछ V02 पे मिलेगा, ये V0 कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिला। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो समानुपाती, जितनी ज्यादा तीव्रता हमने रखी, सॉरी आवृत्ति रखी थी, आवृत्ति को परिवर्तित किया ना हमने, आवृत्ति रखी थी उसके समानुपाती हुआ। लेकिन जो संतृप्त धारा था IS, सॉरी यहां पे धारा और ये संतृप्त धारा, जो संतृप्त धारा था वो आवृत्ति पे निर्भर नहीं कर रहा था।
कितना भी मैंने आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर रहा, कितना भी मैंने आवृत्ति परिवर्तित किया, ये चेंज नहीं हुआ। इसको एक्सप्लेन लिनार्ड एंड हर्ट्ज नहीं कर पाया था, इसको एक्सपेरिमेंटली बस फाइंड आउट ही कर पाया था। दूसरा ग्राफ जो लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने बनाया, उन्होंने ऐसा ग्राफ बनाया कि धारा और ईएमएफ में उन्होंने क्या किया कि आवृत्ति को नियत रखा, आवृत्ति को नियत रखा, रख सकते हैं ना, आवृत्ति को नियत रख सकते हैं, आवृत्ति को नियत रखा। मतलब मान लो कि मेरे पास एक बंदूक है और बंदूक से ना 6 गोली निकल रही कुछ 10 जूल एनर्जी से। अब मैंने मशीन गन लाया, अब मशीन गन से हर निकलने वाले गोली की ऊर्जा 10 ही जूल है। मैं बंदूक चला रहा था जिसमें से 6 गोली निकल रही थी, मैं बंदूक चला रहा था जिसमें से 6 गोली निकल रही थी, सबकी ऊर्जा 10 जूल। मैं मशीन गन चला रहा, मशीन गन चला रहा और मशीन गन से हजारों गोली निकल रहे, लेकिन सबकी ऊर्जा 10 ही जूल है। समझ रहा है? तो E बराबर होता है HF। मतलब मैंने आवृत्ति नियत रखी, मतलब निकलने वाले सारे के सारे गोले की या फोटोन की एनर्जी उतनी है। आवृत्ति नियत है, मतलब सारे फोटोन की एनर्जी उतनी है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए? बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। मैंने तीव्रता को परिवर्तित किया, तीव्रता को परिवर्तित किया। ठीक है, तो ग्राफ कैसा मिला देखिएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला बेटा, दिक 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 दिक, और दूसरा ग्राफ मिला ऐसा, दिक दिका दिक दिक, और तीसरा ग्राफ मिला ऐसा, दिक दिका दिक दिक। मतलब लोगों को यह समझ में आया कि ये साला स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो इसके तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बेटा, अभी मैं नहीं समझा रहा, ये आइंस्टाइन समझाएगा, मैं नहीं समझाऊंगा। पहले 2 मिनट रुक के समझ लो कि एक्सपेरिमेंट में क्या मिला था। तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। और जो संतृप्त धारा है, देखो इधर, संतृप्त धारा वो समानुपाती था तीव्रता के। तीव्रता जितना धारा ज्यादा, धारा उतना ज्यादा। तीव्रता जितना धारा तीव्रता जितना ज्यादा, धारा उतना ज्यादा। ये ग्राफ मिला। और भी ग्राफ बनाया उन्होंने, और भी ग्राफ बनाया, रुको और भी ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ को पहले ऊपर कर लेते हैं अपन, ये ग्राफ को सबको ऊपर कर लेते हैं। ग्राफ ही बनाया उसने, टेबल बना के ग्राफ बनाया। उन्होंने फोटो करंट और तीव्रता को बनाया। तो अभी मैंने समझाया आपको, यहां पे जस्ट समझाया मैंने। जो सैचुरेशन करंट है, अभी तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं समझाया भी नहीं हूं, वो आइंस्टाइन समझाएगा। अभी मैं तुम्हें लिनार्ड एंड हर्ट्ज 35 साल तक लोगों को नहीं आया था समझ में, तो तुम्हें अभी कैसे आ जाएगा? पहले सुन, और समझ में तो ऐसा आएगा कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो बता, ये जो धारा है, सॉरी, ये जो धारा है वो किस पर निर्भर नहीं कर रहा? ये आवृत्ति पे निर्भर ही नहीं कर रहा। देखो ना, हमने आवृत्ति को अलग अलग किया था, हमने ये ग्राफ बनाया ना, ये ग्राफ इसके लिए है। हमने आवृत्ति को परिवर्तित किया, आवृत्ति परिवर्तित किया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बदल गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बदल गया, लेकिन धारा नियत था। मतलब जो धारा है वो तीव्रता बढ़ाने से बढ़ा था, लेकिन आवृत्ति बढ़ाने से धारा नियत था। काइनेटिक एनर्जी की बात जब हुई, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ना, इसके बारे में बात अभी करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी था वो हमने मेजर किया, तो काइनेटिक एनर्जी तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, जबकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती था। तो ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कोई। क्यों? क्योंकि मान लो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, देखो ना एरो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, तो आवृत्ति जब मैं बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़नी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो धारा बढ़ना चाहिए। किसी भी तरंग का अगर मैं आवृत्ति बढ़ाऊं तो ऊर्जा बढ़ेगा, तरंग का आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ता है। और अगर ऊर्जा बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, ज्यादा ऊर्जा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धारा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन धारा ज्यादा नहीं होता। भाई साहब, बच्चों को भी ये चीजें समझ नहीं आती, बच्चों को भी ये चीजें समझ नहीं आती। तो ये था कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। एक और ऑब्जर्वेशन है जो तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, ये तो ग्राफ बनाया हमने, तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। वो ऑब्जर्वेशन था, अब आइए यहां पे, वो ऑब्जर्वेशन था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक तात्क्षणिक प्रक्रम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जो समय लगता है फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में, वो 10 का पावर -9 सेकंड का लगता है।
मतलब नैनो सेकंड का समय लग रहा है साहब, नैनो सेकंड में ही काम हो जा रहा। जबकि तरंग की वजह से हम सोचे तो वेव फ्रंट, क्या बेटा, वेव फ्रंट, तरंग क्या बना के चलता है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की वजह से यहां पे वेव के फॉर्म में जब आएगा तो वेव फ्रंट एक साथ सभी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा। और सभी इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले थे ना आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 10 का पावर 6 मिलियन, मतलब 10 का पावर 6। और एक एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहां से कुल ऊर्जा की बात करें कि सारे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, तो 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रकाश की ऊर्जा कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चाहिए कितनी, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 दिन तक लाइट फॉल करेगा तब जाके इतनी एनर्जी इकट्ठा हो पाएगी। अब लगातार लाइट फॉल कर रहा है तो 10-10 वोल्ट का वेव फ्रंट आ रहा है, तो 20 दिन लगेगा तब जाके 10 का पावर 6 मिलियन पर सेकंड अगर इतनी एनर्जी आ रही है तो 20 दिन लगेगा तब जाके 10 का पावर 6 मिलियन, या 40 दिन लगेगा या 4 महीने लगेगा तब जाके यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा था तो हमें ऐसा मिला कि 10 का पावर -9 सेकंड लगता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। साहब नहीं एक्सप्लेन हो रहा था, 35 साल लग गए इसको एक्सप्लेन करने में। दूसरी बात, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की दक्षता गुणांक होता है, मतलब इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी का मतलब क्या, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनपुट है फोटोन। जब इसकी 10 का पावर -3 से लेकर के 10 का पावर -4 तक इफिशियंसी होता है। अगर इफिशियंसी को हम फिजिकली समझने की कोशिश करें, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लेते हैं, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन फॉल करने चाहिए, तो नंबर ऑफ फोटोन फॉल करने चाहिए निकालो यहां से, इधर ले जाओगे 10 का पावर -3 ही मानते हो अगर, तो नंबर ऑफ फोटोन को ऊपर ले जाओगे, इधर ले जाओगे 10 का पावर -3 नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा तो आएगा 10 का पावर 3। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1000 फोटोन चाहिए। इफिशियंसी बहुत कम होती है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। जब सोलर सेल भी बनाते हैं ना तो उसकी भी इफिशियंसी बहुत कम होती है। तुम सोच रहे हो सर इतने डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अंदर घुस के एक बार मुझे समय दे, उसके बाद सवाल सॉल्व करने के लिए ना बेटा तुम्हें एफर्ट्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। सवाल देखोगे सीधा आंसर टिक करोगे, मजा आ जाएगा एकदम। थोड़ा समय दे दो बस मुझे 15-20 मिनट का और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था भाई साहब लाखों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हजारों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल क्यों नहीं रहा, जा कहां रहा है साहब। लोग परेशान थे, समझ ही नहीं आता, कुछ नहीं समझ आ रहा उनको। तब आता है एक महान साइंटिस्ट का जन्म लेता है आइंस्टाइन, और भाई साहब आइंस्टाइन आके सारी समस्या का हल बताता है। आइंस्टाइन बोलता है कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हजारों फोटोन आते हैं। कितने फोटोन आते हैं, हजारों फोटोन आते हैं, हजारों फोटोन आते हैं, लेकिन सारे फोटोन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता है। क्यों भाई, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन एकदम चिपके पर है क्या, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम पकड़ पकड़ के बैठे क्या एक दूसरे को। एक ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऑर्बिट अलग अलग एटम होगा। तो कहता है आइंस्टाइन कि हजारों फोटोन आते हैं इलेक्ट्रॉन की चाहत में, हजारों फोटोन आते हैं इलेक्ट्रॉन की चाहत में। सब इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं लेकिन हजारों में से एक ही को मिल पाता है, सबको थोड़ी ना मिल जाएगा। और जिसको मिलता है एक को एक ही मिलता है। ऐसा थोड़ी कभी हुआ है कि 1-2 के साथ मिल रहा हो, 1-2 के साथ मिल रहा हो, या 2 मिलके 1 के साथ मिल रहा हो। 2 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन से मिले, ऐसा नहीं होता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि हजारों लाखों फोटोन आते हैं इलेक्ट्रॉन की चाहत में, लेकिन सबको नहीं मिलता, सबको थोड़ी ना मिल जाता है, हजारों में से एक को ही मिल पाता है। तो आइंस्टाइन कहता है कि देखिए हजारों फोटोन आएंगे लेकिन 1 फोटोन ही 1 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, 1 फोटोन को ही 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सबको नहीं मिल पाता साहब, सबको नहीं मिल पाता। तो लोगों ने पूछा क्या ऐसा हो पाएगा कभी कि 2 फोटोन मिलके, देखो गामा ऐसे फोटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या 2 फोटोन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना, कभी भी नहीं, ऐसा इत्तेफाक कभी हो ही नहीं सकता। ले भैया आइंस्टाइन आके एकदम जज्बात बदल दिया, एक ही क्षण में सारी बात बदल दी, जज्बात बदल दी, सब कुछ बदल गया। अलग तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है, बोलता है कि देखो हजारों आएंगे, ऐसे भी समझ सकते हो कि हजारों फोटोन आके लात मार रहे हैं लेकिन 999 फोटोन हवा में लात मारता है और 1 फोटोन का लात इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये रहा जबरदस्त। क्या सर ऐसा नहीं होगा कि 1 फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर वही फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके निकाल दे, वही फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके निकाल दे? कभी भी नहीं।
असंभव। एक फोटोन जो इलेक्ट्रॉन की चाहत में आया है, फोटोन बड़ा होता है लॉयल और ईमानदार, एकदम वफा करता है इलेक्ट्रॉन के साथ और उसके साथ जाके समा जाता है, बोलता है मैं तेरा हूं मेरा सब कुछ ले लो, मैं तेरा हूं मेरा सब कुछ ले लो। फोटोन आता है और हजारों फोटोन में से 999 को तो मिल ही नहीं पाया, तो साढ़े एक को जिसको मिला वो तो इज्जत करेगा ना इलेक्ट्रॉन का। 999 फोटोन को तो इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं पाया, अब जिसको मिलेगा वो बड़ा इज्जत करता है। इतने में से किसी को मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है बे। वो बोलेगा कि मेरा जो भी है वो सब कुछ तेरा, आज से मेरा बिजली का बिल और मेरा दिल और मैं सब तुम्हारा, मेरी सारी ऊर्जा, मैं, मेरी सारी ऊर्जा, मेरी सारी शक्ति सब तुम्हारा। और फोटोन अपनी सारी एनर्जी लाता है और किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को। कहता है इलेक्ट्रॉन तू ले ले। क्या ले ले? मुझे ले ले, मेरी सारी ऊर्जा को ले ले और अपने अंदर समा ले। इलेक्ट्रॉन कहता है आओ, और इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही लॉयल है जितना फोटोन है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक फोटोन से इससे भी ले लिया उधर से भी ले लिया, ना ना ना। कहता है एक ही से लूंगा, दो से नहीं, एक ही से लेता है। एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन से नहीं लेता। और जितना बाहर निकलने के लिए उसको एनर्जी देना होता है, एटम को कार्यफलन इतना उतना दे देता है और बचा हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर ले जाता है। लेकिन सर जब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर ले जाएगा तो बाहर कुछ और इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे एटम उससे टकरा भी तो सकता है। हाँ, तो ना टकराए, मतलब आइडियल आदर्श स्थिति में मान लो टकराया ही नहीं, एकदम आदर्श स्थिति में, आदर्श स्थिति अगर मानता हूं तब जाके ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होगी। नहीं तो वो कुछ भी लूज कर सकता है। ये भी पता हो सकता है कि कार्यफलन में कुछ खर्च किया, जो बचा था सारा लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन में, एटम के कोर से ही टकरा गया, साहब पागल हो गया, मर गया वहीं पे। तो आदर्श स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो मैक्सिमम वाली होगी, जब अगर हम कोलिजन ना माने तो देखिए इधर तो फोटोन की एनर्जी अगर कार्यफलन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही क्या? नहीं निकल सकता है। क्यों सर निकलेगा ही क्यों नहीं? मान लीजिए कि फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकलने के लिए चाहिए 2, तो लाया 10, इलेक्ट्रॉन को बोल दिया सब ले ले, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया 10, उसमें से खर्च किया 2, बचा हुआ 8 लेके भाग रहा था, तभी सीधा ही जाके एकदम मुंह से टकरा गया दूसरे इलेक्ट्रॉन से, वही हेड ऑन कोलिजन हो गया, साला सब बर्बाद। या एटम के कोर से टकरा गया, सब बर्बाद। तो कहां निकल पाया? तो इलेक्ट्रॉन निकले ही ये जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए ये जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है E-5, लेकिन यही मैं अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो E-5 होगा। काइनेटिक एनर्जी कुछ भी E-5 नहीं होगा। इसको समझने के लिए मैंने यहां पे बनाया एक जोरदार टेबल, आइए समझते हैं। कार्यफलन बेटा एक मेटल का नियत रहता है, वो लाइट की एनर्जी पे या किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो धातु के प्रकृति पे करता है। मान लो एक फोटोन आया और फोटोन की ऊर्जा थी बेटा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जांपल के तौर पे मानता हूं, लेट एग्जांपल, माना है ये, माना कुछ भी मान सकते हैं ना, माना, इससे ज्यादा कम मानूंगा तो निकलेगा ही नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना, उसमें से लॉस हुआ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम बचेगा, मैक्सिमम यहां नहीं लिखते, मैक्सिमम बचेगा वो कितना बचेगा? तो 7 में से 2 चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, वो होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैक्सिमम पूछता है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। फिर से आया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके दूसरा फोटोन, है ना, उस वही रेडिएशन नीचे उसमें फॉल कर रहा, उसी कार्यफलन पे, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रॉन निकला वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लॉस कर दिया। ये एनर्जी लॉस देख, तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो 7 में से कितना लॉस कर दिया? 2 कार्यफलन में, 1 कोलिजन में, तो 3, तो बचेगा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। सर ये 5 से कम है? हाँ 5 से कम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोलिजन में कितनी एनर्जी लूज करेगा पता नहीं। मान लो 1 कोलिजन हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मान लो यहां पे 2 कोलिजन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 2 4 और मिला था 7, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी बचेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगा? 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया, 2 खर्च हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 बार कोलिजन कर गया। कितनी बार कोलिजन कर सकता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वहां पे, तो बचेगा कितना? 3 2 5 और 7, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन आया, वर्क फंक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हुआ और इसमें हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी लॉस हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हो गया, मिला कितना था?
फोटोन ने 7 दिया था इलेक्ट्रॉन को, बोला था कि सब कुछ मेरा ले ले। इलेक्ट्रॉन ने 2 वोल्ट कार्य में सर खर्च किया और 5 लॉस किया, तो 5 2 7 और मिला कितना था 7। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब उसकी चाल 0, चाल 0 मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए इसके लिए कोई कंफर्म कंडीशन नहीं है। अगर फोटोन की एनर्जी यहां पे ज्यादा है कार्यफलन से तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाया। तो कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि यदि कार्यफलन से फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो क्या फोटोन पक्की बात है बाहर आ जाएगा? जरूरी नहीं है, आ सकता है। अगर फोटोन की एनर्जी कार्यफलन से कम है तो नहीं आएगा, अगर फोटोन की एनर्जी कार्यफलन से ज्यादा है तो आ सकता है। लिख लो ये बात, आएगा ये जरूरी नहीं है, आ सकता है। देखो कहां आया, कहां आया। अच्छा सर अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दे तो? अरे मिला था 7, 7 में से 2 लूज कर दिया, बचा 5। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से लूज कर देगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज करना यहां पे संभव नहीं है। मैक्सिमम कितनी एनर्जी लूज कर सकता है? मैक्सिमम 2, जो बचा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लूज कर सकता है। मिला 7, 2 कार्यफलन में खर्च हुआ तो बचा कितना था 5। तो सारा लॉस कर दे, मैक्सिमम लॉस हुआ ना भाई, इससे ज्यादा लॉस थोड़ी ना हो सकता है। अच्छा दूसरा एक एग्जांपल और मुझे बताना है। मान लीजिए यहां पे फ्रीक्वेंसी मैंने आवृत्ति दुगनी की, आवृत्ति 2 गुना किया। अगर आवृत्ति 2 गुना करेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है HF, तो एनर्जी दुगुना हो जाएगा। E दुगुना हो गया, E दुगुना हो गया मतलब मान लो यहां पे फोटोन की एनर्जी हो गई 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार सवाल पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कितनी थी 7, अब कितनी हो गई 14। मान लो आइडियल कंडीशन माने हम, आइडियल कंडीशन कई बार नहीं बोलता है, वो बोलेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आइडियल कंडीशन ही मानना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब लॉस 0 होगा। तो बताओ यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? जब एनर्जी था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब एनर्जी था फोटोन का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी 5। जब मैंने एनर्जी को डबल किया तो एनर्जी 14 में से 2 कार्यफलन में लॉस होगा, कार्यफलन में लूज होगा और कोलिजन हुआ नहीं है, तो ये बचेगा बेटा 14 में से 2 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आवृत्ति को दुगना करूं या फोटोन की एनर्जी को दुगना करूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या दुगना होगा या दुगना से कम होगा या दुगने से ज्यादा होगा? तो ध्यान से देखिए, 14 में से 2 गया 12, पहले था 5 अब हो गया 12। मतलब अगर फोटोन की एनर्जी को दुगनी करूं, मैं 7 से 14 करूं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 से 12 हो गया, मतलब 2 गुने से ज्यादा हुआ। और यह हमेशा होगा, यह क्या होगा? यह हमेशा होगा। तो सुनिएगा यहां ध्यान से जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यदि फोटोन की एनर्जी को दुगना करूं, यदि फोटोन की ऊर्जा को दुगना करूं या आवृत्ति को दुगना करूं, फोटोन की ऊर्जा को दुगना करूं तो हमेशा दुगना करूं तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी 2 गुना से अधिक होगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा? 2 गुने से अधिक होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मेरे से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं पूछता है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है? देखिए यहां पे 0 भी हो सकती है। अब 0 से कम निगेटिव में तो काइनेटिक एनर्जी होता ही नहीं, तो मिनिमम जब सारा लॉस हो जाए तो 0 होगा और कुछ भी ना लॉस हो तो मैक्सिमम होगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 to ke max कुछ भी हो सकता है। 0 to ke max कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? 0 से ke max कुछ भी हो सकता है। ke max और ev नॉट में एक रिलेशन होगा, यहां पे देखिएगा ke नॉट और ev max में यहां पे रिलेशन होगा। ये समझिए यहां पे समझिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकला था बिना क्लोज किए हुए, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी जिस विभव पे मैं रोक देता हूं उसको कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, जिस विभव पर रुक जाए, जिस विभव पर रुक जाए उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब साहब अगर उस विभव पर रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गई कहां? तो बेटा ये स्थिर विद्युत क्षेत्र हुआ ना, यहां पे बैटरी लगा कर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में जो गतिज ऊर्जा होता है स्थिति जो है में बदल जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम था वो किस में चला गया? ईवी नॉट में चला गया। कहां चला गया बेटा? ईवी नॉट में चला गया। तो एक रिलेशन ये आया। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? 0 से ke max के बीच में, 0 से ke max के बीच में। ke max कितना हो जाता है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस ke max। तो ke max को लिख सकते हैं आप, ke max को लिख सकते हैं E-5। ke max को क्या लिख सकते हैं? E-5। ठीक है बेटा, ke max को क्या लिख सकते हैं? E-5।
देखिए यहां पे क्या लिखा है, E-5, और देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू EV नॉट बराबर के मैक्स। देखो यही मैं वहां पे समझाया, देखो यहां पे मैंने लिखा भी है। तो ये है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सिर्फ यही लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी है जो यहां पे एक्सपेरिमेंटली मिला था कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वो आवृत्ति पे समानुपाती निर्भर करता है, लेकिन तीव्रता पे निर्भर नहीं करता। और तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तीव्रता पे निर्भर ही नहीं कर रहा। और जो निरोधी विभव है, जो यहां पे समझिएगा, यहां पे जो धारा है, वो धारा आवृत्ति पे निर्भर करना चाहिए, लेकिन वो धारा आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता। फिर ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो निर्भर नहीं करता। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा भयंकर कंफ्यूजिंग चीज है। तुम्हें अभी तक ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, तुम बोलोगे सर नहीं आया समझ, मुझे पता है नहीं आया होगा समझ। अब आएगा, अब आएगा। यहां पे लिखा है मैंने आवृत्ति और यहां पे लिखा है तीव्रता। तो आवृत्ति और तीव्रता का मतलब समझिएगा थोड़ा, आवृत्ति और तीव्रता का मतलब समझिएगा। सुनो, हम लिखते हैं किसी भी फोटोन की ऊर्जा HF, और H क्या होता है? नियत। सर नियत, नियतमान, तो एक नियतांक है बस। नियतांक को हम समानुपाती नियतांक कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। मतलब आवृत्ति बढ़ेगा तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगा तो फोटोन की एनर्जी घटेगी। मतलब आवृत्ति तीव्रता का साम्यवाची शब्द है, मतलब सिनोनिम्स है। तो यहां से समझिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा तो फोटोन की ऊर्जा घटेगी। तो देखिए यहां पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फोटोन की ऊर्जा। और एक बात बताइए, आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन बताया था? आइंस्टाइन ने इक्वेशन बताया है कि जो एनर्जी होता है फोटोन का, वो जाके इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा दे देता है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अपने वर्क फंक्शन में खत्म करता है, बाकी गतिज ऊर्जा में जाता है। मतलब जितना ज्यादा फोटोन की ऊर्जा होगी, फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होने से क्या चेंज होगा? सीधा का सीधा काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई यहां पे ऊर्जा के फॉर्मूले में धारा नहीं है, मतलब काइनेटिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का दूसरा सूत्र मैंने अभी समझाया है कि जो मैक्सिमम एनर्जी से निकला वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको जिस विभव पे हम रोक लेते हैं उसको हम कहते हैं निरोधी विभव। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि निरोधी विभव चेंज होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव चेंज हो जाएगा। यहां पे कहीं भी धारा जैसी कोई चीज नहीं आ रही, यहां कहीं भी कोई धारा जैसी चीज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, अब हम यहां पे बात करते हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था कि यदि स्रोत के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो हम आवृत्ति को नियत मानते हैं। हम आवृत्ति को क्या मानते हैं? नियत मानते हैं। हम आवृत्ति को अगर नियत मान ले तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन। मतलब इंटेंसिटी परिवर्तित हुआ मतलब फोटोन की संख्या परिवर्तित होगी। और अभी मैंने आपको इफिशिएंसी समझाते समय समझाया था कि 1000 फोटोन आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2000 फोटोन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3000 आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कहीं ना कहीं फोटोन की संख्या पर निर्भर करता है, फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। फोटोन की अगर ऊर्जा बढ़ेगी, एक फोटोन की मान लो ऊर्जा बढ़ गई, तो एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, एक फोटोन कभी 4 इलेक्ट्रॉन से तो इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता। तो फोटोन की अगर तुमने ऊर्जा बढ़ा ली तो फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकालेगा। मेरी बात समझना, यहां पे एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। कभी एक का मिलन 2 के साथ नहीं होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक फोटोन के साथ नहीं मिलेंगे, या एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं मिलेगा। तो एक का मिलन एक ही के साथ होना तय है। कभी भी एक का मिलन 2 के साथ नहीं होगा, एक का मिलन एक ही के साथ होगा, हमेशा और हमेशा। एक का मिलन हमेशा एक ही के साथ होगा। अगर मैं एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दूं, एक सारे फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दी मैंने, फोटोन 100 है, देख मेरी बात, फोटोन 100 है, फोटोन 100 ही है, 100 ही फोटोन है। फोटोन अगर 100 है तो इलेक्ट्रॉन तो 100 ही निकलेंगे, लेकिन सबकी ऊर्जा बढ़ा दी मैंने, तो सबकी ऊर्जा बढ़ा दोगे तो क्या होगा? 100 फोटोन अगर आ रहा है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 200 फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे तुम ऊर्जा उसकी कितनी बढ़ा लो। तो 100 फोटोन की ऊर्जा दुगनी कर दी तो भी 1 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 100 ही फोटोन उसकी ऊर्जा 4 गुनी कर दी तो 1 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 100 ही फोटोन ने उसकी ऊर्जा 5 गुनी कर दी तो 1 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ऊर्जा तुम कितनी भी बढ़ा लो, आवृत्ति कितनी भी बढ़ा लो, जब तक फोटोन की संख्या नहीं बढ़ेगी
तब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब धारा। धारा बराबर क्या होता है बेटा? धारा बराबर आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू को लिख सकते हैं एन ई बाई टी, यही तो होता है धारा। मतलब कहीं ना कहीं धारा संख्या पे निर्भर करता है। धारा किस पे निर्भर करता है? संख्या पे निर्भर करता है। ये मैंने बनाया है, आइंस्टाइन ने तो बस कंसेप्ट लिखा है 4 पेज में। उस 4 पेज के कंसेप्ट को, एनसीईआरटी के 4 पेज के कंसेप्ट को मैंने 2 लाइन में लिखा है। अब एक एक चीज तुम्हारे सामने चमका दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। देख अब इधर मेरी बात सुन, समझना, मेरी बात समझना। अब ये देख, तीव्रता। तीव्रता कहीं ना कहीं संख्या निर्भर राशि है। तीव्रता मतलब फोटोन की संख्या, संख्या ही तो कह रहा हूं। तीव्रता मतलब फोटोन की संख्या, मतलब तीव्रता बढ़ेगी तो फोटोन की संख्या बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, मतलब धारा बढ़ेगा। धारा कहीं ना कहीं संख्या निर्भर राशि है। धारा जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, धारा उतनी ज्यादा होगी। तो संख्या ही संख्या पे निर्भर करता है, मतलब धारा ही तीव्रता पे निर्भर करेगा, धारा ही तीव्रता पे निर्भर करेगा। संख्या संख्या पे निर्भर करेगा, कभी भी संख्या ऊर्जा पे निर्भर कैसे करेगा? इसका मतलब आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, आपने विभव ऊर्जा पढ़ा है, स्थिर विभव ऊर्जा पढ़ा है। विभव कहीं ना कहीं पोटेंशियल रोकने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, पोटेंशियल उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टोर होगा जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा होगी जितनी फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, फोटोन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी। मतलब यह हुआ आवृत्ति का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया। ऊर्जा, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। मतलब ऊर्जा ही ऊर्जा पे निर्भर करेगा, ऊर्जा कभी संख्या पे निर्भर नहीं करेगा, ऊर्जा कभी संख्या पे निर्भर नहीं करेगा, ऊर्जा कभी संख्या पे निर्भर नहीं करेगा, ऊर्जा ऊर्जा पे निर्भर करेगा, संख्या ऊर्जा पे निर्भर नहीं करेगा, संख्या संख्या पे निर्भर करेगा। मतलब धारा एक संख्या है जो तीव्रता संख्या पे निर्भर करेगा, धारा एक संख्या है जो कि फिर आवृत्ति तीव्रता पे निर्भर नहीं करेगा, सॉरी आवृत्ति ऊर्जा पे निर्भर नहीं करेगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऊर्जा है, पोटेंशियल मतलब ऊर्जा है, पोटेंशियल मतलब ऊर्जा है, वो कभी संख्या पे निर्भर नहीं करेगा। पोटेंशियल मतलब ऊर्जा है, कभी वो संख्या पे निर्भर नहीं करेगा। पोटेंशियल मतलब ऊर्जा है, वो आवृत्ति मतलब ऊर्जा पे निर्भर करेगा। यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जोरदार एक्सप्लेनेशन। अब तू आराम से आंख बंद कर, अब चल ग्राफ समझना है तुम्हें। कौन सा ग्राफ समझना है बता? ये समझना है, बता क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऊर्जा, ऊर्जा के समानुपाती होगा, संख्या पे निर्भर नहीं करेगा। आवृत्ति मतलब ऊर्जा समानुपाती है। तीव्रता मतलब संख्या, तीव्रता मतलब संख्या। काइनेटिक एनर्जी संख्या पे निर्भर नहीं करता। हाँ ऊर्जा है, संख्या पे निर्भर कैसे करेगा? आवृत्ति बढ़ाने का मतलब क्या है? सॉरी, तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या है? पहले 100 फोटोन आ रहा था ई ऊर्जा का, अब 200 फोटोन आ रहा है ई ऊर्जा का। मतलब एक एक फोटोन की ऊर्जा तो ई रही ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी, इसलिए ऊर्जा इस पर निर्भर नहीं करती। और समझाता हूं। फोटो करंट मतलब धारा, धारा इलेक्ट्रॉन की संख्या पे निर्भर करता है, संख्या पे निर्भर करता है। तीव्रता संख्या है, तीव्रता मतलब 100 फोटोन, 200 फोटोन, 300 फोटोन, तो 400 फोटोन। जैसे जैसे फोटोन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, मतलब धारा बढ़ेगा। और बता, फोटो करंट मतलब धारा, फोटो करंट मतलब धारा। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी मतलब ऊर्जा बढ़ेगा, संख्या ऊर्जा पे निर्भर नहीं करता। और ग्राफ समझना है आइए। ये क्या है? निरोधी विभव, मतलब ये आवृत्ति के समानुपाती होगा, तीव्रता पे निर्भर नहीं करेगा क्योंकि ये ऊर्जा है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ले भैया। और ये धारा मतलब संख्या, संख्या तीव्रता पे निर्भर करेगा, धारा तीव्रता पे निर्भर करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा अब बचा ही नहीं कुछ। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ आ गई तो यही तो सबसे बड़ा मेरा एमआर स्टार है। ये बहुत ही जोरदार एक्सप्लेनेशन है, भले ही आइंस्टाइन का थ्योरी यूज किया लेकिन है जोरदार इक्वेशन। अब सारे इक्वेशन को एक साथ अपन मर्ज कर देते हैं, इसलिए लिखा है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन इक्वेशन सबसे पहले कहता है 1-to-1 इंटरेक्शन। क्या कहता है सबसे पहले? 1-to-1 इंटरेक्शन। कभी भी एक का दो के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, हमेशा एक का एक ही के साथ इंटरेक्शन होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो एक फोटोन
एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। दूसरी बात, फोटोन जितनी भी ऊर्जा लेके आएगा बोलेगा सारे का सारा इलेक्ट्रॉन को समर्पित कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन उसको वर्क फलन में खर्च कर देगा, बचा हुआ ऊर्जा अपनी काइनेटिक एनर्जी में लेके जाएगा अगर कोलिजन नहीं हुआ तो। वैसे काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन के बराबर होगी, लेकिन अगर सिर्फ आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो 0 से के मैक्स के बीच वो कुछ भी हो सकता है, 0 से के मैक्स के बीच वो कुछ भी हो सकता है। और निरोधी विभव के टर्म्स में जब आप काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप EV नॉट लिख सकते हो। दूसरी बात, EP इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स आप जब लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम स्पीड के टर्म्स में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। दूसरी बात, नीड के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, फोटोन की एनर्जी को आप HF लिख सकते हो, यहाँ पे दहली आवृत्ति को HF नॉट लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे के मैक्स लिख सकते हो। जब आपसे दहली आवृत्ति या फोटोन की तरंग दैर्घ्य के टर्म्स में पूछे SC बाई लेमडा इज इक्वल टू SC बाई लेमडा नॉट प्लस के मैक्स लिख सकते हो, या आप फॉर्मूला EP फोटोन की ऊर्जा बराबर 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिख सकते हो। तो हर साल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं, उसका रीजन आपके सामने है, क्योंकि एक ही सूत्र में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, एक ही सूत्र में नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो बहुत ज्यादा है ना बेटा। इसीलिए सवाल के कलेक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, सवाल के कलेक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। अब ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है तो बताइए। हो ही नहीं सकता बेटा, तुम्हें बस ये समझना है कि तीव्रता का मतलब होता है संख्या और धारा का मतलब होता है संख्या, तो संख्या संख्या पे निर्भर करेगा। क्या करेगा बेटा? संख्या संख्या पे निर्भर करेगा। और निरोधी विभव का मतलब होता है ऊर्जा, विभव का मतलब है ऊर्जा, और आवृत्ति का मतलब होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा ऊर्जा पे निर्भर करेगा, ऊर्जा कभी संख्या पे निर्भर नहीं करेगा, ऊर्जा कभी संख्या पे निर्भर नहीं करेगा। समझ में आई ये बात? अब हम सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? आइए सवाल देखते हैं। जब 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन 2.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन की धात्विक सतह पर गिरता है, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जब निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम संभव होगा वो होगा बेटा फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। फोटोन की ऊर्जा है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जवाब आएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपका जवाब अगर आप टिक कर देते हैं पहला तो ये गलत हो जाएगा, असल में जवाब होगा तीसरा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो 0 से के मैक्स के बीच होती है। आपसे अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछा है या सिर्फ गतिज ऊर्जा पूछा है? निकले गए इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों, देखो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 0 से के मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत छोटा सवाल है लेकिन कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश विद्युत कार्यफलन, प्रकाश विद्युत का कार्यफलन कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन बताना है उसके बारे में सही। निम्नलिखित 4 में से सही ऑप्शन, विभिन्न पदार्थों के लिए विन होता है, एकदम सही है। सभी धातुओं के लिए समान होता है, गलत है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। बेटा कार्यफलन सिर्फ धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, कल से मैं 2 बार बता चुका हूं। तो अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होगा, सभी धातु के लिए समान नहीं होगा। सोडियम की देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य बेटा 6 × 10⁻⁷ मीटर है। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इसके बराबर या इससे कम होनी चाहिए, क्योंकि तरंग दैर्घ्य कम तभी ऊर्जा ज्यादा होती है। प्रकाश मतलब फोटोन तो तरंग दैर्घ्य के प्रकाश द्वारा उत्पन्न फोटो उत्सर्जन होगा, कब होगा? जब लेमडा कम होगा या बराबर होगा। देखो ये आंसर हो जाएगा। देखो लेमडा कम क्या बराबर होगा? 6 × 10⁻⁷ मीटर के। समझ में आया कि नहीं है? डेली तरंग दैर्घ्य कम होनी चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में दी गई सतह के लिए आपतित प्रकाश के निरोधी विभव तथा आवृत्ति की ढाल क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये भी ग्राफ आइंस्टाइन ने बनाया था, इसको हम बना के देख लेंगे, यहाँ पे कोई खास बात नहीं है ना? सवाल के थ्रू ही चलते हैं अपन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बेटा लिख सकते हैं हम EV नॉट, है ना? और इसकी आवृत्ति को लिख सकते हैं हम F, क्योंकि हमें निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ बनाना है। तो इसको लिख लेते हैं हम EV नॉट, निरोधी विभव। देखो ना, निरोधी विभव EV नॉट लिख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो निरोधी विभव को लिखा हमने EV नॉट, इसको इस तरफ ले आया तो इसको लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख लेते हैं HF -5, ऐसा लिख सकते हैं। HF लिखेंगे तभी तो आवृत्ति आएगा। E को इधर ले जाते हैं तो V नॉट बराबर HF/E -φ/E।
ठीक है बेटा। अब हमें ग्राफ किसके बीच पूछा है? निरोधी विभव V0 तथा आवृत्ति f के बीच। अब यहां से y एक्सिस पे मैंने V0 रखा है तो इसको मैं y बोल सकता हूं। y बराबर, यहां पे ढंग से देखो तो ये आपका x एक्सिस पे आवृत्ति रखा तो इसको x बोल देता हूं। ये x का जो गुणांक होगा वो ढाल हो जाएगा प्लस अंतरखंड। y बराबर mx प्लस c के समीकरण से मैं तुलना करूं तो y एक्सिस पे मैंने V0 रखा है, x एक्सिस मैंने आवृत्ति रखा है, तो इसका ढाल h बाई e के बराबर आ जाएगा। तो V0 वर्सेस f का ग्राफ का जो ढाल होगा इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहां पे देहली आवृत्ति के बाद ही यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी तो उसको रोकोगे। अब देखो यहां पे अंतरखंड निगेटिव आया है, देखो -5/e, तो अंतरखंड 5/e के समानुपाती बराबर होता है। हाँ, परिमाण अगर -5/e लिख लो, अंतरखंड निगेटिव है, और जो इसका ढाल होगा, मतलब थीटा नहीं, ढाल का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर होगा? h/e ढाल। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ढाल के समीकरण में आ रहा है प्लैंक्स नियतांक बटा e, और दोनों ही कांस्टेंट है। अगर मान लो सेम धातु पे अलग आवृत्ति का प्रकाश में फॉल कराऊं तो ढाल नहीं बदलेगा। तरंग दैर्घ्य अलग रखो या धातु ही चेंज कर दूं तो यह ढाल नहीं बदलेगा, क्योंकि यह ढाल आ रहा है बेटा h/e, जो एक नियत मान है, नियत है। और तुम यहां पे लिख सकते हो ये किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करेगा, ना धातु पे ना प्रकाश की प्रकृति पे। क्या हो गया ढाल बेटा? h/e, तो h का पावर e -1, यही हुआ ना सही, h/e ना। अरे e का पावर -1 नीचे लाओगे तो h/e। समझ में आया कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब एक धातु, नीट में एग्जैक्टली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मैंने नीट के पूछे हुए सारे सवाल लिए हैं, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा अभी। जब एक धातु, होमवर्क के लिए दूंगा और अगले लेक्चर में कराऊंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं कराऊंगा। जब एक धातु सतह तरंग दैर्घ्य लेमडा के प्रकाश से प्रदीपित होता है, एक धातु सतह पे SC/λ लेमडा तरंग के प्रकाश से प्रदीपित होता है, तो निरोधी विभव उसका x वोल्ट है। तो ये कार्यफलन प्लस इसका निरोधी विभव Vx वोल्ट है। V0 कितना है? x। जब समान सतह तरंग दैर्घ्य 2λ के प्रकाश से प्रदीपित होता है तो निरोधी विभव इसका x/3 है। तो दूसरा इक्वेशन इसका होगा hc/2λ, है ना, वेवलेंथ बढ़ाया है तो ऊर्जा असल में घट गई होगी, इसलिए निरोधी विभव भी घट जाना चाहिए। तो देखो x है, x/3 हो गया। तो धातु सतह की देहली तरंग दैर्घ्य कितना होगा? धातु सतह के देहली तरंग दैर्घ्य कितना होगा? और तरंग दैर्घ्य किसके संबंध में पूछा है? लेमडा के संबंध में। कई बार बच्चा बोलता है कि सर ये हमने समीकरण तो लगा लिया, सर समीकरण तो लिख लिया, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो अब बहुत बड़े रामलाल है इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे। सर हम जब यहां पे दो समीकरण है, हमें फाई निकालना था तो हम इसको भाग दे दिए सर। जब भाग दे दिए तो SC/λ से SC/λ कट गया और आंसर में लेमडा दिख रहा था। सर हमको तो समझ ही नहीं आया सर। तो रामलाल सुन, कई बार सवाल से ही डिसाइड नहीं होता कि हमें क्या करना है, सवाल के बाद आपको ऑप्शन भी पढ़ना है, आपको लेमडा बचा के रखना है, क्योंकि सारा आंसर लेमडा के टर्म्स में। तो क्या काटे सर? एक्स के टर्म्स में तुम्हारा आंसर नहीं है तो एक्स को काट लो। और तुम यहां पे ध्यान से देख सकते हो, कई तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हो। तुम ये भी कर सकते हो कि यहां पे EX का मान यहां से उठा के रख दो, कोई खास बात नहीं। या एक और आसान तरीका है, फाई को जस्ट इधर ले जाओ तो ये बनेगा SC/λ -5 इज इक्वल टू EX, है ना। ये +5 उधर जाएगा तो -5, ये हो जाएगा बेटा SC/2λ -5 बराबर EX/3। और चाहो तो इस 3 को बटा 3 इसको इधर ले जाओ तो 3 से गुना हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, अब इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो EX कट गया, मतलब ये बराबर ये हो गया। इसको यहां ले जाओगे तो देखो SC/λ -5 इज इक्वल टू 3 SC/2λ -2φ। -2φ को इधर ले जाओगे, +2φ में से फाई जाएगा तो ये फाई बचेगा, SC/λ इधर आ जाएगा। तो 3 SC/2λ में से SC/λ को घटा लो तो नीचे आ जाएगा आपका 2λ। 3 SC में से 2 SC जाएगा तो ये बचेगा SC। अरे सब ऑब्वियस सी बात है, 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा लैम्डा बचेगा SC/2λ। तो ये बचा SC/2λ। अच्छा, देहली तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा है तो देहली आपने वर्क कार्यफलन निकाला है ना, ये तो फाई को आप लिख सकते हैं SC/λ0। तो फाई को लिखेंगे आप SC/λ0 इज इक्वल टू SC/2λ। मतलब कई बार बच्चा यहां भी आके फंस जाता है कि सर हमको तो निकल ही नहीं रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, यहां पे SC से SC कटेगा, λ0 2λ के बराबर आ गया है। ये कैसे? हमने तो सही सॉल्व किया यार, ऑप्शन गलत लिख लिया होगा इन्होंने, या फिर जो भी होगा हमसे कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा तो आप उसको ठीक कर लेंगे। वैसे मेरा आंसर तो 2λ ही आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लूं क्या मैं? चल चेक कर लेता हूं। λ 2λ x और x/3, तो देख लो यहां पे
लेमडा, 2 लेमडा एक्स और एक्स बाई 3, ये तो सही है ये तो सही है। अब यहां पे 3 को इधर ले जाऊंगा एज इट इज में, तो ये ओ हो शिट 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 शिट, ठीक ठीक ठीक, मैं अपनी गलती है बेटा, अपनी गलती है, अपनी गलती है, अपनी गलती है। यहां देख, ये 380/2 लेमडा बना और यहां पे 3 बनेगा ना, ये 3 होगा, 3 अब 3 इधर गया तो 2 बचेगा, ये 2 बराबर 380/80 लेमडा हो जाएगा, ये 80/2 लेमडा, ये 2 नीचे ले आओ तो 80/4 लेमडा, तो ये हो गया 80/4 लेमडा। इसको रखोगे 80/लेमडा नॉट, तो 80 से 80 कटेगा, लेमडा नॉट 4 लेमडा के बराबर, ये आ गया आंसर। हाँ गलत हो गया था कैलकुलेशन में, 3 की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रकाश एक का एकन वर्णीय बिंदु स्रोत धातु से d दूरी पर स्थित है, ठीक है, मतलब जो प्लेट है, प्लेट से d दूरी पर स्रोत है, d दूरी पर स्रोत है। फोटो इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा n दर से आरोपित है। क्या लिखा है यार, फोटो इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा से तथा n दर पर आरोपित है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब n फोटो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, n दर का मतलब है n फोटो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, और गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E होगी, E से, है ना, यहां पे E में स्प्रिंटर रख दिया। यदि स्रोत की दूरी d/2 आधी कर देते हैं, चलो मैंने लास्ट लेक्चर में इसलिए एक क्लास में आपको फोटोन पढ़ाया था कि आप अच्छे से सवाल सॉल्व कर पाए। अगर मैं इसकी दूरी आधी कर दूं d/2, स्रोत से इसकी दूरी मैंने आधी कर दी, तो दूरी आधी करने से आपको पता है ना, तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी आधी करने से तीव्रता दुगनी हो जाएगी। और यहां पे सारा खेल समझना बेटा, अगर मैं बोलूं तीव्रता 2 गुनी कर दिया, 2 गुना कर दिया, मतलब साफ है कि अब तीव्रता 2 गुनी करेंगे तो फोटोन की संख्या 2 गुना होगा, फोटोन की संख्या 2 गुना होगा। और फोटोन की संख्या मतलब तीव्रता का मतलब होता है फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या 2 गुना होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुना होगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 2 गुना हो गया तो इलेक्ट्रॉन 2 अंदर से निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को स्रोत को आप दूर ले जाओ और पास ले जाओ, आवृत्ति नियत रहता है। आवृत्ति दूरी पर निर्भर नहीं करता, लास्ट लेक्चर में पूरा बताया था मैंने। यदि आवृत्ति नियत है तो फोटोन की ऊर्जा नियत है, और फोटोन की यदि ऊर्जा नियत है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नियत होगी। तो इसका जवाब आएगा सॉरी तीव्रता 4 गुना होगा बेटा, 4 गुना होगा। दूरी आधा करोगे तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तीव्रता 1/डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो अभी d/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर 4 गुना आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 गुना, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी नियत ही रहेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी नियत ही रहेगी। दूसरा सवाल देखिए, यदि धात्विक प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगुना कर दिया जाए, आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन परिवर्तन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो, आवृत्ति दुगना करूंगा तो फोटोन की ऊर्जा दुगनी होगी, लेकिन निकलने वाले काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो दुगनी से ज्यादा होगी या दुगने से अधिक होगा। क्यों बेटा? तो मैंने आपको क्लास में सिखा दिया है। यहां पे क्या होता है कि फोटोन की एनर्जी बराबर 5 + ke max होता है। तो ke max डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 नहीं होगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वो EP - 5 के समानुपाती होगा। जब आप इसको दुगना करेंगे तो ये दुगना नहीं होगा, दुगने से और ज्यादा हो जाएगा। ये मैंने आपको टेबल बना के प्योर फील दिला दिया है मैंने इसका। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति, हाँ बिल्कुल सही बात है, तरंग प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह प्रक्षेपित होता है कि निश्चित मान के नीचे प्रकाश की तीव्रता के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव तीव्रता के अतिरिक्त घटित नहीं होता है। देखो, निश्चित मान के लिए प्रकाश की तीव्रता के लिए निश्चित मान के नीचे प्रकाश की तीव्रता के लिए, देखो आवृत्ति के निश्चित मान के नीचे प्रकाश की तीव्रता के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव अतिरिक्त घटित नहीं होता है। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। मान लो 2000 फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हर एक फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम थी, मतलब कार्यफलन की ऊर्जा से कम थी। तो मैंने 6000 फोटोन उतनी ऊर्जा के फॉल कराया, तो 6000 फोटोन मतलब 2000 से 6000 फोटोन की तीव्रता बढ़ गई, तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्योंकि कितनी भी आप नंबर ऑफ फोटॉन्स ले आओ, लेकिन हर एक फोटोन की ऊर्जा यदि कम है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकल पाएगा। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का होना या ना होना वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता।
प्रकाश विद्युत प्रभाव का होना या ना होना वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होता है। हाँ बिल्कुल बात है। तीव्रता मतलब देखो बेटा संख्या, और अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा कभी संख्या पर निर्भर नहीं करता, और तीव्रता का मतलब तुम रख लो संख्या होता है। विकिरण के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय विलंब नहीं होता। देखो इंस्टेंटेनियस होता है, समय विलंब नहीं होता है। यही तो बात एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये दोनों बात एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, ये भी बात एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि तीव्रता पे निर्भर क्यों नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना। मतलब तीव्रता को अगर मैं 10 गुनी बढ़ा दूं और फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन की ऊर्जा से कम है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रवाह में इलेक्ट्रॉन द्वारा एनोड एवं विभव V के मध्य वक्र दर्शाया गया है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें विभिन्न आवृत्ति, मतलब आवृत्ति अलग अलग है। यह आवृत्ति है V3, यह आवृत्ति है V2, यह आवृत्ति है V1। तो आवृत्ति जो देहली निरोधी विभव होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो आवृत्ति के समानुपाती होता है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगा फोटोन का, तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें विभव ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, V3 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 V2, ये आंसर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं, और इसमें धारा की बात की नहीं है और तीव्रता की बात की नहीं, तो हमें संख्या के बारे में बात ही नहीं करना, ऊर्जा का खेलना है। जब प्रकाश के एक बिंदु स्रोत प्रकाश विद्युत सेल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसकी निरोधी विभव है V0। यदि समान स्रोत से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि समान स्रोत सेल से 1 सेंटीमीटर दूरी की पर स्थित है, मतलब सेल मतलब वही कैथोड प्लेट की बात कर रही है। जब प्रकाश की एक बिंदु स्रोत प्रकाश विद्युत सेल मतलब वही हो गया ना, प्रकाश विद्युत सेल मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेटअप है उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दूसरा सेल 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी मतलब 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी दुगनी कर दी, लेकिन समान सेल है, समान स्रोत है। स्रोत समान मतलब आवृत्ति समान। मेरी बात सुन, यहां पे तुम्हें मोक्ष दिलाता तो एकदम समझ। कहां पर है चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, देख ले इधर, कोई नहीं टक्कर में, एक सटीक जवाब एक ही लाइन में देख इधर। स्रोत समान, ले यहां पे लिखता हूं, स्रोत समान, समान स्रोत मतलब आवृत्ति समान, आवृत्ति समान मतलब ऊर्जा समान, ऊर्जा समान मतलब काइनेटिक एनर्जी समान, काइनेटिक एनर्जी समान मतलब विभव समान, मतलब समान 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 आंसर हो जाएगा। समान, बता फील आएगी नहीं है एकदम? इधर देख, फोटो सेल कैथोड इस प्रकार परिवर्तित है कि कार्यफलन W1 से W2 तक, मतलब जो फोटो सेल है उसकी कार्यफलन हमने परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित यदि परिवर्तन के पहले तथा बाद में संतृप्त धारा I1 और I2 है तथा सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित है, मतलब धारा I1 I2 निकला है। कार्यफलन बढ़ाने या घटाने से फोटोन बराबर कार्यफलन, फोटोन माइनस कार्यफलन बराबर निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी। अब कार्यफलन बढ़ा दूं या घटा दूं, इससे तो सिर्फ और सिर्फ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ेगा, धारा पे फर्क कहां पड़ेगा? धारा किस पे निर्भर करता है? यहां से तुम्हें कार्य क्या किया कि लाइट वही है, लाइट वही है, सिर्फ मेटल प्लेट बदल दिया। तो मेटल प्लेट बदलने से कार्यफलन बदला। कार्यफलन मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा कम होने से फोटोन जो प्रकाश था वो तो चेंज नहीं है। प्रकाश पहले 100 फोटोन आ रहे थे, बाद में भी 100 फोटोन आ रहे थे। पहले वाला भी इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा था, दूसरे वाला भी इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा तो रामलाल 100 में से 1 मिल रहा था पहले, तो बाद में 100 में से 1 मिलेगा, मतलब धारा बराबर होगी। यार खेल खेल, कार्यफलन बदलने से क्या बदलेगा? कार्यफलन बदलने से सिर्फ और सिर्फ, कार्यफलन बदलने से सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा वाला खेल बदलेगा। लेकिन वो तो धारा मतलब संख्या वाला खेल पूछ रहा। जोरदार, अरे जोरदार। इधर प्रकाश विद्युत सेल में कैथोड सी पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब कार्यफलन कितनी हो जाएगी? 3। 5 में से 2 घटाओगे तो कार्यफलन, ये ऊर्जा है और ये तेरा फोटोन की एनर्जी है, तो कार्यफलन हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 5 में से 2 जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, सी पर आपतित होता है, मतलब ये रहा सी पर आपतित कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन एलिमेंट पर ना पहुंचे यदि सी के सापेक्ष ए का निरोधी विभव, सी के सापेक्ष ए का निरोधी विभव मतलब इसका ए का विभव पूछा है। किस लिए पूछा है? ए का विभव किस लिए पूछा है? कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे ना पहुंच सके। तो पहले कंडीशन से हमने कार्यफलन निकाल लिया 3। अब कार्यफलन 3 निकाल लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन आएगा
तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी संभव होगी वो होगी आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हम ईवी नॉट लिखेंगे, ई से ई कटेगा, सॉरी ई से ई कटेगा तो निरोधी विभव आ गया 3 वोल्ट। ये देखो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इससे निगेटिव पोटेंशियल चाहिए होता है, तो इसके सापेक्ष इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, -3 वोल्ट। यही पूछा है ना, देखो ए का निरोधी विभव, ए का निरोधी विभव किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। हाँ बेटा, इसका मतलब इसके सापेक्ष हम उधर निगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, इन निगेटिव टर्म में होगा, ये पॉजिटिव होगा, इससे कितना ज्यादा होना चाहिए, 3 वोल्ट। सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, मतलब -3 वोल्ट। चौथा आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, सर प्लस की माइनस, तो पूछा किसका विभव, ए का, और ए को माइनस रखोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। जब देखो नीट 2016 का सवाल है, जब एक धात्विक सतह को लेमडा तरंग दैर्घ्य की विकिरण से प्रदर्शित किया जाता है तब निरोधी विभव है V। ऐसा ही सवाल जस्ट हमने पहले किया है। देखो hc/λ, फाई को उधर ना लिख के मैं इधर लिख लेता हूं, फाई इज इक्वल टू निरोधी विभव है V, मतलब EV, इक्वेशन नंबर 1। और बाद में उसने क्या किया है कि 2 लेमडा के तरंग दैर्घ्य से प्रतिबिंबित किया है, तब निरोधी विभव है V/4, तब निरोधी विभव है V/4, मतलब SC/2 लेमडा माइनस फाई, निरोधी विभव हो गया V/4, ये इक्वेशन बनेगा। अब तुमसे लेमडा के टर्म्स में ही पूछा जाएगा देहली तरंग दैर्घ्य, क्या पूछा है, देहली तरंग दैर्घ्य। तो एक बात समझना अगर देहली तरंग दैर्घ्य भी के टर्म्स में भी पूछ सकता था तो मैं फाई को इधर रखता, लेमडा को काट लेता, लेकिन देहली तरंग दैर्घ्य लेमडा के टर्म से पूछा है तो फाई को इधर रख रहा हूं, भी को काट लूंगा, तो डिवाइड करूंगा तो ईवी से भी कट जाएगा। और अब ध्यान से देखिए, यहां पे भाग दे दिया ना मैंने, तो ईवी से भी कटा, ये इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 4SC/λ माइनस 4 फाई इज इक्वल टू SC/2 लेमडा माइनस 5। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल हमने अभी अभी किया। AIPMT 2015, किसी धात्विक सतह को लेमडा तरंग दैर्घ्य से एकल वर्णीय प्रकाश से प्रदीपित किया जाता है तो इस प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव है 3V0, ठीक है। SC/λ इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू 3EV0 लिख सकते हैं ना, निरोधी विभव देखो ये लिखा है 3V0, तो 3V0। यदि इसी सतह को 2 लेमडा तरंग दैर्घ्य से प्रदीपित किया जाता है तो निरोधी विभव V0 है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव इस तरह से देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगा। अब रामलाल तो ध्यान से देख पा रहा होगा कि मैंने सेम सवाल नहीं लिखे हैं, सवाल अलग है। ये सवाल बेटा AIPMT 2015 का है, लेकिन पैटर्न सारे का वही है, सवाल डिटो सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं, थोड़े से थ्योरेटिकल मैंने बहुत डिटेल में बताया है, थोड़े से न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, AIPMT 2015 का सवाल, एक प्रकाश विद्युत सतह को लेमडा तथा λ/2 तरंग दैर्घ्य के एकल वर्णीय प्रकाश से क्रमगत रूप से प्रदीपित किया जाता है यदि दूसरी स्थिति में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पहली स्थिति में गतिज ऊर्जा के 3 गुनी है। पहली स्थिति में जितनी गतिज ऊर्जा है, मान लो पहली स्थिति में गतिज ऊर्जा है E प्लस फाई बराबर SC/λ, दूसरी स्थिति में SC/λ/2 मतलब λ/2, तो λ/2 ऊपर चला जाएगा 5 प्लस 3E, बस ये 2 इक्वेशन बनेगा। तो पदार्थ का कार्यफलन, मतलब कार्यफलन ही पूछा है बे, प्रकाश का क्या पूछा है, कार्यफलन, तो कार्यफलन यहां से निकाल ले, किसके टर्म्स में, लेमडा के टर्म्स में पूछा है। तो एक काम करो, 5 को उधर ले जाओ, या ऐसे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं, जैसे यहां पे E का मान यहां से निकाल के रख दो, SC/λ माइनस 5, E बराबर क्या होगा, SC/λ माइनस 5, तो यहां रख सकते हो डायरेक्ट, यहां पे E की वैल्यू SC/λ माइनस 5, तो 3 SC/λ माइनस 5, यहां से 5 निकाल दो, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तुम देख पा रहे हो एक ही तरह का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, एक ही तरह का सवाल बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा द्रव की तरंग प्रकृति। देखो डी ब्रोगली के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया कि उसने किस तरीके से साइंटिस्ट के बीच में जो लड़ाई हो रहा था उसको रोका, और डी ब्रोगली ने यह बोला कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं सबके ड्यूअल प्रकृति होता है। इसके पीछे उसका फैक्ट क्या था वो समझो। उसने कहा था कि प्रकाश हमारा पोलराइजेशन, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन शो करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको कण नहीं मान सकते, ये एक तरंग का ही हो सकता है, मतलब प्रकाश तरंग जैसा व्यवहार करता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कभी तरंग से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, मतलब प्रकाश कण जैसा भी व्यवहार करता है। मतलब ये जो प्रकाश है उसकी दोनों प्रकृति है, कभी कभी वो कण जैसा व्यवहार कर सकता है, कभी कभी वो तरंग जैसा व्यवहार कर सकता है। जब प्रकाश की दोनों प्रकृति है, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनकी 2 प्रकृति होगी, जितने भी पदार्थ हैं उनकी 2 प्रकृति होगी। मतलब नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव्स
सिमेट्री। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो तरंग तथा कण दोनों तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि कल का जो प्रकाश तरंग की तरह था, आज जो कण है, मतलब जो कण है वो तरंग हो सकता है। मतलब एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैव अ ड्यूअल नेचर, क्योंकि प्रकृति को सिमेट्री से प्यार है। तो लोगों ने पूछा इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो डी ब्रोगली ने बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के उसके फॉर्मूला को लिख दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहां पे पी संवेग है तो आप एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एम बी, सिंपल। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एम बी, जहां पे एम वस्तु का द्रव्यमान है। तो कोई एक वस्तु, एक कण जब तरंग की तरह व्यवहार करेगा, जैसे मान लो तुम हो, तुम क्या हो, तुम कण भी हो तरंग भी हो, और जो कण की प्रकृति है वो बहुत ज्यादा होगी जब लेमडा बहुत कम होगा। लेमडा बहुत कम कब होगा, जब मास बहुत ज्यादा हो। तो हमारी मास बहुत ज्यादा है, इसलिए हम तरंग की तरह कभी दिखाई नहीं दे सकते। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा वस्तु जिसका मास बहुत कम है, बेटा मास जितना कम होगा, कम डिनोमिनेटर कम होगा तो लेमडा बढ़ेगा, और लेमडा बढ़ेगा तभी वो सिग्निफिकेंस रीजन में आएगा, तब हम उसको देख पाएंगे। हाँ, जो से ज्यादा अगर बड़ा होगा तो भी हमें नहीं दिख पाएगा, ये भी दिक्कत है। विजिबल रीजन में वेवलेंथ होगा तभी तो हम देख पाएंगे। तो ये किसी भी वस्तु का, द्रव्य का, मतलब मैटर का वेवलेंथ है, मतलब इसको कहते हैं हम मैटर वेव। इसको क्या कहते हैं, मैटर वेव। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब बात आती है कि सर ये जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, इसका फॉर्मूला सिंपल एच, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी ही तो है। तो एक छोटे से फॉर्मूले में नीट में हर साल सवाल कैसे आ सकता है? बिल्कुल आता है बेटा, नीट में हर साल सवाल आता है। और कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। पहले एक छोटा सा सवाल करा देता हूं। मान लो एक आदमी है, मतलब आदमी से ही शुरू करते हैं, रामलाल है, और रामलाल को पता करना है कि उसका तरंगदैर्घ्य कितना है। तो रामलाल का मास है 100 किलो का है, मोटा रामलाल है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू किया। तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा एम बी। एच की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये भी एक रीजन है कि देखो ऊपर माइनस 34 आ गया, तो नीचे मास को 100 इंटू 10 करोगे तो हार्डली क्या हो जाएगा, 3। मतलब जब ऊपर जाएगा तो 3 घटाओगे तो ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर। मतलब 10 का पावर माइनस 31 मीटर बहुत बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए हम लोग वस्तु की तरह, कण की तरह दिखाई देते हैं, तरंग की तरह हम दिखाई नहीं दे पाते, तरंग की तरह हम दिखाई नहीं दे पाते। अब आते हैं हम अपना असली मुद्दा पे। जो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, हर साल इस पे सवाल क्यों पूछा जाता है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है, ध्यान से देखिएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा का फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट अभी जो पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी लिखूं, बिल्कुल सही है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी तो हमने वेवलेंथ डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तो लैम्डा का फॉर्मूला एक तो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। दूसरा, अगर मैं क्लासिकल वस्तु के लिए बात करूं, मतलब क्लासिकल मतलब बड़ा वस्तु, क्लासिकल फिजिक्स वाले वस्तु की बात करूं, जहां पे उस वस्तु का जो वेग होगा c से बहुत कम होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सिंपल लिख सकता हूं p को मैं mv। लेकिन अगर मैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात करूं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब होता है स्मॉल एंड फास्ट मूविंग। बताया था मैंने आपको, स्मॉल एंड फास्ट मूविंग मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होगी, उससे आधी या उससे कंपेरेबल होगी। तो यहां पे जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आएगा लैम्डा इज इक्वल टू होगा h बटा, ये जो m है वो हो जाएगा m नॉट, समझिएगा m नॉट v, ऊपर चला जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होगा। यहां पे हमने जो यूज किया है वो रिलेटिविस्टिक मास यूज किया, m इज इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पूछने की, लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो अगर क्वांटम पार्टिकल की बात करें, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात करें तो ये फॉर्मूला होगा, और क्लासिकल फिजिक्स की बात करें जहां पे मास बहुत ज्यादा होगा, जो उसकी स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, हम p को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? हम p को लिख सकते हैं h बटा रूट अंडर 2m। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ke। हम जानते हैं p होता है रूट अंडर 2m ke। और अगर मैं किसी वस्तु को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र में जब वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है कि वो q इंटू वी नॉट के बराबर होती है, यही तो पढ़ा है। तो अगर कोई आवेशित कण इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया, किस में चला गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया, तो उसकी जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी लैम्डा इज इक्वल टू होगी h बटा रूट अंडर
ध्यान समझिएगा, लेमडा बराबर h बटा रूट अंडर 2m, और काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी नॉट लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी नॉट लिख सकते हैं। तो ये हो गया v, यहां पे क्या है विभव, v क्या है विभव। तो किसी भी विभव से, वी नॉट विभव से q चार्ज को त्वरित किया जाए तो उसका तरंगदैर्घ्य ये आएगा। या मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण घूम रहा है तो उसके घूमने का इक्वेशन होता है, वो वृत्तीय पथ पे ही घूमता है, क्यू बी वी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बड़ा सुंदर सा रिलेशन आता है, इसलिए सवाल इससे पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे वी स्क्वायर से वी को कट करेंगे तो इधर आ जाएगा बेटा वी, और आर को मैं ऊपर ले जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा m इंटू वी बराबर क्यू बी आर, और m इंटू वी तो यही संवेग हो गया। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र में लेमडा बराबर हो जाएगा h बटा क्यू बी आर। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण, q आवेशित कण r त्रिज्या के पथ पे घूम रहा है तो उसका de Broglie तरंगदैर्घ्य हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू h बटा क्यू बी आर। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी गैसियस मॉलिक्यूल की, गैसियस कण T ताप पे है तो उसके गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ये भी बेटा कई बार पूछते हैं। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू h बटा रूट अंडर 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं रूट अंडर 3/2 kBT, जहां पे ये T है बोल्जमैन कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ T, जहां पे T क्या है ताप। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, आधी जनता लेट गई होगी, साहब ये क्या कर दिया सर, हमने तो पढ़ा था de Broglie तरंगदैर्घ्य लेमडा इज इक्वल टू h/p। तो हम सारे सवाल ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हें, सारे सवाल, एक एक सवाल यहां से सॉल्व हो जाएंगे, एक एक सवाल यहां से सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम देखो क्या होगा, देखो लेमडा इज इक्वल टू h, तुम हाइड्रोजन एटम केमिस्ट्री में पढ़े होगे, नेक्स्ट लेक्चर में एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होता है। तो वहां पे एक्जैक्टली मैं काइनेटिक एनर्जी को देखो रूट अंडर 2m के ई, रूट अंडर 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यहां पे देख क्या लिख सकता हूं, h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो यहां पे n चला जाएगा ऊपर, मतलब तुम कह सकते हो कि de Broglie तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन का इन हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। जिस ऑर्बिट में जितना ज्यादा ऊपर जाता है de Broglie वेवलेंथ उतना बढ़ जाता है। अब बताओ मजा आया कि नहीं, ये है MR का तरीका, ऐसा आपको फॉर्मेट कहीं नहीं मिलेगा। आप बहुत सुंदर तरीके से इसको बना सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं कि देखिए सर ये जबरदस्त तरीके का हमने और अच्छे से, आपसे भी अच्छा से बनाया है, और इसमें तीनों भी और ऐड करने हैं, जगह खत्म हो गया, मैं और ऐड करूंगा। देखो इधर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, मैं बात करूं प्रोटॉन, मैं बात करूं ड्यूट्रॉन, और मैं बात करूं अल्फा कण, इन सब को अगर एक समान विभव से मैं त्वरित करूं या विभव के संबंध में de Broglie तरंगदैर्घ्य देखूं तो सारे तो आवेशित कण ही है। तो इनका de Broglie वेवलेंथ एक फॉर्मेट में आता है, मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा। सुनो, de Broglie तरंगदैर्घ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो जिसका मास कम उसका de Broglie तरंगदैर्घ्य ज्यादा, और सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका de Broglie तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है 12.27 बटा रूट अंडर वी ऑफ एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में ये तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन का आता है। तो कई बार आपसे विभव बोल देते हैं और बोलते हैं इतने विभव से, जैसे 150 वोल्ट से, मान लो एग्जांपल मैं देता हूं, लेट V इज इक्वल टू 150 वोल्ट, तो किसी 150 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते उसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा, एक एंगस्ट्रम। क्यों? क्योंकि रूट 50 होता है 12.27 है ना, तो इसलिए ऐसे सवाल पूछते हैं। अब सुनो, अब जो अल्फा कण का मास सबसे ज्यादा होता है तो इसका de Broglie तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है 0.101 बटा रूट वी एंगस्ट्रम, ये होता है। ड्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, तो ड्यूट्रॉन बेटा एक्जैक्टली लेमडा इज इक्वल टू देखिए h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं क्यू वी नॉट। तो वी नॉट तो विभव अलग ही ले रहे हैं। दूसरी बात, आवेश ड्यूट्रॉन की तुलना में जो अल्फा कण की तुलना में जो ड्यूट्रॉन है उसका मास होता है आधा और चार्ज भी होता है आधा। तो रूट अंडर 2 गुना 2 4, रूट 4 ऊपर जाएगा तो 2, मतलब एग्जैक्टली अल्फा कण की तुलना में ड्यूट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दुगुना होता है। तो 0.202 बटा रूट वी ऑफ एंगस्ट्रम। तो देखो अगर ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। और जो प्रोटॉन है वो रूट 2 टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज और ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है, मतलब चार्ज सेम है लेकिन मास आधा है। इसका मास होता है 2p, ड्यूट्रॉन मतलब मैं बता दूं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और अल्फा का मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन मतलब 1 प्रोटॉन। तो देखो ये आवेश और द्रव्यमान दोनों मामले में आधा है, तो
मास और चार्ज दोनों मामले में आधा है, तो रूट के अंदर 2 2 4, रूट 4 ऊपर जाएगा तो 2 से हो जाएगा। और प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन चार्ज में तो सेम है, मास में आधा है, तो √2 गुना बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है √286 बटा √b ऑफ एंगस्ट्रम। बताओ मजा आया कि नहीं? तो इस चारों को फिर उसी में बनाना है, और फिर तुम मुझे एक तगड़ा बना के भेजो तो मैं तुम्हें जानूं, एकदम तगड़ा, और इसको रूम में चिपका दो। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सारा सवाल इसी पे आएगा, अलग सवाल बन ही नहीं सकता, सब बता दिया मैंने, सब बता दिया मैंने। अब एक एक सवाल यहां से, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण को संवेग कणों के संवेग का अनुपात ज्ञात करें यदि इन्हें 100 वोल्ट के विभवांतर से विरामावस्था से त्वरित किया। संवेग नहीं होगा, वे तरंग दैर्ध्य होगा, बकलोल। कुछ भी लिख देते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करिए, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो दोनों को 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया है, दोनों को 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया है, तो इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण बोला है। तो साफ साफ यहां से देखिए, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, तो यहां से हो जाएगा भी दोनों का क्या होगा, सेम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, h बटा √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी विभव। दोनों को 100 वोल्ट से त्वरित किया, इन्हें 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया, इंटू अल्फा पार्टिकल का लिखेंगे तो h डिवाइडेड बाय √2 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, इंटू आवेश इसका हो जाएगा, सॉरी मास डबल आवेश 2e इंटू v। अब देखो h से h कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, v से भी कटेगा, तो ये आ गया बेटा 8 रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो जाएगा। या डायरेक्टली आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 12.27 बटा 0.101, लेकिन इस आंसर इसका इसी के टर्म्स में होगा। यदि प्रोटॉन अल्फा कण दोनों को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है तो उनके बेगों का अनुपात क्या होगा? बहुत ईजी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है तो उनके बेगों का अनुपात पूछा है। तो देखिए प्रोटॉन का और अल्फा कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है, उनका बेग का अगर अनुपात पूछा है तो आप विभव पे नहीं जाएंगे, सिंपल कण के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को हम लेमडा को लिखते हैं h/p। लेमडा को क्या लिखेंगे हम? h/p, p को लिखेंगे हम mb। तो देखिए प्रोटॉन के लिए लिखेंगे h डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h बटा मास ऑफ अल्फा कण हो जाएगा 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा कण। hmp से hmp कटेगा। अब आपसे पूछा है प्रोटॉन तथा अल्फा कण, मतलब प्रोटॉन और अल्फा कण के बेग का अनुपात, तो प्रोटॉन यहां चला जाएगा, 4 को इधर ले जाइए, तो 4 बटा 1 इज इक्वल टू vp यहां लाइए, vp बटा v अल्फा। प्रोटॉन और अल्फा कण के बेग का अनुपात हो जाएगा 4:1। मतलब आपको ये इंटेलिजेंटली चूज करना पड़ेगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। जब बात होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला उठा के नहीं रख देंगे, ये तो फॉर्मूला तब रखेंगे ना जब आपको v विभव से त्वरित किया जाए। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम को क्रमशः 27 और 127 डिग्री सेल्सियस के ताप पर इनके अणुओं को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताएं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनिए ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2m, ये है मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास आप अच्छे से जानते हैं, डिवाइडेड बाई 3/2 kb इंटू टी। अब देखिए यहां से लेमडा के लिए आप चाहे हीलियम की बात करें या हाइड्रोजन की बात करें, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं डिवाइडेड बाय हीलियम के लिए मैं बात करूं, तो दोनों के लिए h और 3/2 kb तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम है, सबका मास और टेम्परेचर तो अलग है, तो नीचे हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में पुट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, तो 273, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 300, तो 300 केल्विन, 300 केल्विन। और रूट अंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऊपर चला जाएगा हीलियम का, तो हीलियम का मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम और टेम्परेचर हो जाएगा 127 प्लस 273, तो 7 3 10 और 273 प्लस 127 तो 4 ही होगा ना बेटा, 273 और 27 300 400, तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। अब इसको सॉल्व करो है ना, मॉलिक्यूलर मास तो आप हाइड्रोजन हीलियम का जानते ही हो। प्रोटॉन तथा अल्फा कण का को समान विभव से त्वरित किया तो तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? अब देखना, प्रोटॉन और अल्फा कण को समान विभव से त्वरित किया, प्रोटॉन और अल्फा कण को समान विभव से त्वरित किया, तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन
बटा लेमडा ऑफ अल्फा कण, है ना, दोनों का अनुपात ही तो पूछा है। तो तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, तो तरंग दैर्घ्य का अनुपात लिखेंगे आप नीचे √2, प्रोटॉन की बात करेंगे तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन 2 me, देखो 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 ऐसे चलो, लेमडा इज इक्वल टू h/p, याद ना हो तो ऐसे को चलो, बटा √2 mke, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं क्यूब v नॉट, तो आवेश इसका E और विभव v नॉट। और जब अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो सिंपल h बटा h कट ही जाएगा, 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू आवेश ऑफ अल्फा होता है प्रोटॉन से दोगुना, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनता है, तो 2 न्यूट्रॉन का तो चार्ज है नहीं, 2 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा 2e, तो 2e इंटू वी नॉट, समान विभव से त्वरित किया तो वी नॉट से वी नॉट कटेगा, ई से ई कटेगा, 2 से टी कटेगा, तो यहां आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 गुना होता है, तो √8 मास ऑफ प्रोटॉन बटा √अंडर मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कट गया, √8 हो जाएगा 2√2, तो 2√2:1, तो 1 बटा 2√2 क्यों है भाई, प्रोटॉन तथा अल्फा कण के समान विभव से त्वरित किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य का अनुपात, एक मिनट प्रोटॉन को जब हम ऊपर रखेंगे तो बेटा तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा होगा बताओ ईमानदारी से, तो मास प्रोटॉन का कम है और चार्ज भी प्रोटॉन का कम है, और चार्ज और मास दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो अल्फा कण का मास ज्यादा और चार्ज भी ज्यादा, तो अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य कम होगा, तो नीचे कम आएगा ना, ये गलत दिया है, 2√2:1, ये आंसर हो जाएगा, गलत दिया है। या फिर वो बोलता कि अल्फा कण तथा प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य का अनुपात बताए, यदि इलेक्ट्रॉन के वेग को दुगना किया जाता है तो इसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, आधा, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू h/mv, तो सिंपल ये बोलेगा तो हम मास को तो कांस्टेंट ही मानेंगे ना, अगर ये कांस्टेंट कुछ ना दे तो सिंपल हम मास को कांस्टेंट मानेंगे, तो वेग को दुगना करेगा तो आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ग्राफिकल सवाल भी बेटा पूछते हैं ना, ग्राफिकल सवाल आ ही गया, नेक्स्ट ही ग्राफिकल सवाल है, ग्राफिकल सवाल पूछते हैं कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य से संबंधित कण के संवेग p के परिवर्तन में से निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ सही होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू होता है h/p, h होता है बेटा नियत, तो लेमडा p के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, लेमडा क्या हो गया, p के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो सही ग्राफ कौन सा बनेगा आपका 1, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो ये वाला ग्राफ आपका सही हो जाएगा। क्या आपको फील आया एकदम जोरदार तरीके से, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये सारे सवाल है, इसमें से कुछ सवाल आप सॉल्व करेंगे, लास्ट ईयर के पूछे हुए सवाल है, और कुछ सवाल में मतलब जब बचे हुए सवाल आप जितने कुछ सॉल्व कर सकते हो वो करेंगे, और मैं सारे सवाल आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बार करा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं सारे सवाल कराऊंगा बेटा, जितने बचे हुए सवाल हैं, कितने बचे हुए सवाल है मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ 9-10 सवाल है, तो सारे सवाल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूं, कुछ अच्छे सवाल भी आप नहीं कर पाएंगे, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि वो नई तरह के सवाल है, नया अप्रोच है उसमें, चिंता मत करना। दुनिया और मेरे पढ़ाने के तरीके में यही गलत है, दुनिया और मेरे पढ़ाने के तरीके में यही डिफरेंस है कि मैं आपको कुछ नया अप्रोच होता है वो खुद ही करके आपको सिखा देता हूं, आपका काम है कि उसको प्रैक्टिस करना। तो जितने सवाल मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं सॉल्व, उन सबको प्रैक्टिस करें, और जो सवाल बच गए वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक फिजिक्स और एक्सरे पढ़ने वाले हैं। हालांकि एक्सरे सिलेबस में नहीं है, बहुत कंट्रोवर्सी है कि एक्सरे सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी काम की चीज़ें वो मैं बता दूंगा। एटॉमिक फिजिक्स एंड एक्सरे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये सवाल भी करेंगे सारे, और एटॉमिक फिजिक्स एक्सरे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।